हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड यहाँ पे हम फाइनली क्लास 10 के साइंस यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं, जिनमें हम लोग देखेंगे 250 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह यहाँ पे हम लोग साइंस का क्लास कराए थे ना, उसी प्रकार यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी 2 क्लास कराएंगे, जिनमें से कल के एग्जाम में जो ना दोस्तों ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 110% है, यही क्लास से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए, क्योंकि आज की इस क्लास के माध्यम से जो भी क्लास यानी कि जो भी क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे ना, वही क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों आपका कॉपी प्रश्न यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड फटाफट से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में आप जरूर कीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी फारू है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए, और क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही क्लास से आपके कल के एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। फटाफट से बताइए दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके कल के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, गारंटीड प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों इसी में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि कल के एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी में एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए हूबहू यहाँ पे सभी प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस जो है ना दोस्तों किसकी रचना है? ठीक है, फटाफट से बताइए वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो नवंबर के महीने में 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल के एग्जाम में ये प्रश्न तो 110% पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो काम्बोडिया में स्थित है। और दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है? तो भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। और दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने करवाया था। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स वगैरह बता रहे हैं, तो आप एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे कान खोल के सुनिए और एक एक क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसी में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो कोलन कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। कोयला फिर किस प्रकार का संसाधन? तो फ्रेंड ये कोयला जो है ना दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का भंडारण सीमित है। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छे किस्म का कोयला क्या होते हैं? एंथ्रासाइट होते हैं। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या होते हैं? पीट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन ये रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? फटाफट से बताइए दोस्तों। ये सौर ऊर्जा यानी कि जो सोलर एनर्जी है ना दोस्तों, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या दोस्तों? रेगुर मृदा है। और दोस्तों आपको पता ये भी होना चाहिए कि काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है। ठीक है, और दोस्तों एक कपास की खेती जो ना दोस्तों काली मृदा में की जाती है। और दोस्तों ये कपास की खेती जो ना दोस्तों किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा होती है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों। राजस्थान राज्य में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों खरीफ फसल कौन है। तो यहाँ पे चावल जो है ना खरीफ फसल है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों ये चावल जो है ना दोस्तों मुख्य रूप से किस मिट्टी में होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो फ्रेंड ये जो है ना उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों चावल क्या है। तो फ्रेंड आपको पहले बताया चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। काली मिट्टी उपयुक्त है। तो फ्रेंड ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। और दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% 110% पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो यानी कि दाल में क्या पाई जाती है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, प्रोटीन पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ रबी फसल है। तो फ्रेंड यहाँ पे रबी फसल कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए गेहूं जो होते हैं ना दोस्तों रबी फसल होते हैं। और दोस्तों गेहूं का उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में, तो पंचायती राज संस्था में। और दोस्तों कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसीलिए नॉन स्टॉप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये तो जेड गोडी है ना दोस्तों, ये लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो फ्रेंड ये सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो फ्रेंड ये बिहार में अवस्थित था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों। और दोस्तों ये जो बिहार है ना दोस्तों पिछड़ा राज्य है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो फ्रेंड ये ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना दोस्तों कौन होता है, सरपंच होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो फ्रेंड भारत में जो ना दोस्तों संघीय और संसदीय यानी कि ये दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो होता है ना दोस्तों कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नगर निगम नहीं है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किसको जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जो है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को भी कहा जाता है। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र जो है दोस्तों ये सेवा क्षेत्र को भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों अपना देश भारत में है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसी पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य को जो ना दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए। तो फ्रेंड यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ये प्रश्न कल के एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो फ्रेंड ब्रिटेन देश में पड़ी थी, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है वही आपको बताना है। तो काशीराम है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 110% है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताते हुए चलिए। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो फ्रेंड ये बांग्लादेश जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया था। फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है दोस्तों, चूना पत्थर है। और दोस्तों ये जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो एस को होते हैं ना दोस्तों, किसका होते हैं, एल्यूमिनियम का होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये जो असम है ना दोस्तों, खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो एंड्रीन है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, पंडित नेहरू जी ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न गारंटीड है। यहाँ पे क्या कराएगी सबसे घटिया कोयला कौन है। तो फ्रेंड ये पीट जो होते हैं ना सबसे घटिया कोयला होती है। और दोस्तों एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला होते हैं। और दोस्तों कोयला का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आयुर्वेदिक जनक किन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए चरक को जो ना दोस्तों आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि देखिएगा ध्यान से कि भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो टिहरी बांध जो ना दोस्तों हीराकुंड बांध यहाँ पे होगा, ठीक है। ऊंचा यहाँ पे नहीं है कि सबसे लंबा बांध है, ठीक है। तो फ्रेंड ये हीराकुंड बांध जो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए उपभोक्ता उद्योग कौन है दोस्तों, चीनी उद्योग जो है दोस्तों उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पेन स्विच करते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताते हुए चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। तो फ्रेंड सबसे छोटे पैमाने का उद्योग जो है ना दोस्तों खिलौना उद्योग है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का उड़ीसा हुआ था। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उड़ीसा हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। तो फ्रेंड शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना सेबी है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि सबसे कम है। तो प्रति व्यक्ति आय जो ना दोस्तों बिहार की सबसे कम है। और दोस्तों किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो गोवा राज्य की जो ना दोस्तों प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते
देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो फ्रेंड फटाफट से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अपना देश जो भारत है ना दोस्तों, ये मिश्रित राष्ट्र का क्या है दोस्तों, उदाहरण है, यानी कि अर्थव्यवस्था है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न जो कि कल के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। तो फ्रेंड पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे बिहार है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो फ्रेंड जो वित्तीय वर्ष होती है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ना दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को जो ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो CSO करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना दोस्तों क्या है, फटाफट से बताइए। तो महाजन है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो फ्रेंड यहाँ पे संस्थागत वित्त का साधन कौन है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो व्यावसायिक बैंक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो फ्रेंड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो होता है ना दोस्तों कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो महापौर कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड ये गैरीबाल्डी का पेशा क्या था, नाविक था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये जालवेरिन जो है ना कैसी संस्था थी, तो ये जो है ना दोस्तों व्यापारियों की संस्था थी। कैसी थी, व्यापारियों की। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है। तो बिस्मार्क जी ने किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा ही। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए टॉप लेवल के यहाँ पे प्रश्न को प्रहार है, जो कि कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। फटाफट से बताइए दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि इटली एवं जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड ये कार्ल मार्क्स को जो ना दोस्तों साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न क्या करा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, फटाफट से बताइए दोस्तों किस वर्ष हुआ था। तो 1867 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए टॉप लेवल की प्रश्न जो कि कल देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं खूनी रविवार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या लगता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 1867 कब हुई थी दोस्तों, फटाफट से बताइए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 1907 हो जाएगा दोस्तों। 1907 ईस्वी में हुई थी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में। और इसी एगो प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे थे, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन लिखा है, वही आपको बताना है। यानी कि इसके राइटर कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए, ठीक है। तो इसके राइटर दोनों दोस्तों फान बोई चाओ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो हनवी समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 75 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों, 1916 ईस्वी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों, नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए आर्सेनिक तत्व का जो है दोस्तों संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि कल के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% निहित होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी आपको बताना है, इससे पहले एक प्रश्न यही है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए डॉल्फिन। ये डॉल्फिन जो ना दोस्तों एक ऐसा जीव है सिर्फ और सिर्फ जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आपके बुक में यहाँ पे डॉल्फिन है तो डॉल्फिन को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए लोहा खनिज को जो है दोस्तों उद्योगों की जननी माना गया। और दोस्तों भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 खनिज पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वही आपको बताना दोस्तों। तो राजस्थान राज्य से हुई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा कल। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी देखिएगा कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, ठीक है। तो 2005 में बना था। कब बना था दोस्तों, 2005 में। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा ही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताते हुए चलिए और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1980 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, सभी
को पता होना चाहिए कमल का फूल है, ठीक है। और दोस्तों हाथ का पंजा जो है ना दोस्तों किसका चुनाव चिन्ह है, तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है ना दोस्तों कौन है, तो काशीराम है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारत में जो ना दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना दोस्तों सेवा क्षेत्र है। और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, कृषि क्षेत्र होते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पूछे जाएंगे कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा ही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो ना दोस्तों बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं, BI से बिहार होते जो कि बीमारू राज्य है, MA से मध्य प्रदेश होते जो कि बीमारू राज्य है, R से राजस्थान होते जो कि R से राजस्थान और U से उड़ीसा होते, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा ये सभी जो होते हैं ना दोस्तों बीमारू राज्य होते हैं। लेकिन ये कर्नाटक जो होते हैं ना दोस्तों बीमारू राज्य नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी होती है। गैर सरकारी का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट सेवा कौन सी होती है, तो मूल सेवा जो ना दोस्तों प्राइवेट सेवा होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार संपन्न है। तो फ्रेंड बिहार जो है ना दोस्तों ये कृषि प्रधान राज्य में संपन्न है। लगभग बिहार की जो ना दोस्तों 80% आबादी जो ना दोस्तों कृषि करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो फ्रेंड ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, फटाफट से बताइए। कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं और विद्युत, यानी कि ये सभी होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि कल के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र को जो है दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 ईस्वी में हुई थी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। और दोस्तों भारत की केंद्रीय बैंक कौन है, दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है। और दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो उन्हीं से इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई शहर को कहा गया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो फ्रेंड बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का जो संचालन होता है ना दोस्तों वाणिज्यिक बैंक में होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना दोस्तों कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे आतंकवाद जो है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये कराए कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मानव के द्वारा घटित आपदा क्या क्या हो सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो गया, उसके बाद यहाँ पे आतंकवाद है और दोस्तों महामारी, यानी कि ये सभी जो होते हैं ना दोस्तों मानव जनित आपदा के उदाहरण होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होते हैं। दोस्तों समुद्र में भूकंप का आना होते हैं। और दोस्तों ये जो सुनामी शब्द है ना दोस्तों जापानी शब्द है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों सुनामी को जो ना किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो सोनामीटर के द्वारा मापी जाती है। और दोस्तों भूकंप का जो तीव्रता होती है ना दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है, तो रिक्टर पैमाना के द्वारा मापी जाती है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भू संकलन है। तो फ्रेंड यहाँ पे भू संकलन जो होते हैं ना दोस्तों प्राकृतिक आपदा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मानव जनित आपदा कौन है फटाफट से बताइए। तो सुनामी जो है ना दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि कल के एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा ही। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा ध्यान से कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। तो 543 सीटें होती है दोस्तों निर्वाचन के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो फ्रेंड समवर्ती सूची में किस किस को रखा जाता है। तो केंद्र एवं राज्य यानी कि ये दोनों को रखा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो 73वां संशोधन है ना दोस्तों, इसके द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो पंचायत समिति होती है ना, ये पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्था है ना दोस्तों सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार राज्य है। तो फ्रेंड ये जो बिहार राज्य है ना दोस्तों ये कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे कि बिहार में कितने जिले। तो फ्रेंड यहाँ पे बिहार में कितने जिले हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, 38 जिले हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड ये जो ककोलत जलप्रपात है ना दोस्तों ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड ये नेपाल देश की सीमा जो ना दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो सोन नदी है ना दोस्तों इसकी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को जो ना दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पटना नगर जो है ना दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये झारखंड राज्य का जो गठन किया गया था ना दोस्तों कब किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो बोध गया से हुई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट लेवल के हैं पूछे ही जाएंगे 110%। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जो ना दोस्तों प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको बताते हैं दोस्तों ये सभी टॉप लेवल के प्रश्न हैं। इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है वही आपको बताना है। तो जेनेवा में है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यही नहीं जितने भी यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना आपके सामने, ये सभी प्रश्न कल के एग्जाम यानी कि 16 फरवरी के दिन 110% गारंटीड प्रश्न है जो कि 110% पूछे जाएंगे। इसीलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनके अलावा निजीकरण, वैश्वीकरण और ये उदारीकरण ये तीनों जो है दोस्तों नई आर्थिक नीति का अंग है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड हॉलमार्क को जो है ना दोस्तों सोने के आभूषण के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए जो ना दोस्तों इनमें से कोई भी रुपया आवेदक शुल्क नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा, तो 15 मार्च को मनाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होते हैं, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड हॉलमार्क का होना आवश्यक होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो कब हुई थी दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो 1986 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सोने की आभूषण की मतलब शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए हॉलमार्क से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए जो ना दोस्तों हम लोग जो है ना किसका उपयोग करते हैं, तो यज्ञ मार्क का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है ना दोस्तों क्या है, जल की अधिकता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ये सभी प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो फ्रेंड बिहार का जो है ना दोस्तों ये उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जैसे कि पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये उत्तरी बिहार है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कोसी नदी को जो ना दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदा है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो फ्रेंड ये सूखे की स्थिति जो है ना दोस्तों धीरे धीरे आती है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। दोस्तों वर्षा की कमी है, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है दोस्तों, तो वर्षा जल का संग्रहण होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो फ्रेंड 50% सीटें आरक्षित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 18 वर्ष होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, वही आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ना दोस्तों क्या होगा, फटाफट से बता सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे अशिक्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सॉरी इसका विकास हो जाएगा दोस्तों, विकास ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड भारत में जो ना दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपको बता देते हैं इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है,
तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, इनमें से कोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ना दोस्तों 61 थी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ना दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2015 में। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो ये 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था? 2019 में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड 15वीं लोकसभा में जो ना दोस्तों महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो फ्रेंड ये सरकार का जो है दोस्तों लोकतंत्र प्रकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है दोस्तों? अब्राहम लिंकन का है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम क्या दोस्तों? तो अलगाववाद है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है दोस्तों? अशिक्षा है। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है अशिक्षा। अशिक्षा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक ठोक दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो एक शासन व्यवस्था नहीं है, एक शासन व्यवस्था नहीं है संघ राज्य की विशेषता। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों विभिन्न समुदाय के भी टकराव कम करती है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने कहा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है? तो फ्रेंड कृषि कार्यों में जो महिलाओं की भागीदारी होती है ना दोस्तों 40% होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। आपको बताना है कि बिहार में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, वही आपको बताना। तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किसको मिला था दोस्तों? जनता पार्टी को 1977 में हुए आम चुनाव में बहुमत मिला था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, ऊपर चले गया प्रश्न, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो फ्रेंड ये जो चिपको आंदोलन है दोस्तों किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से है। और दोस्तों ये चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगा कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये ब्रिटेन देश में जो ना दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो फ्रेंड बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यानी कि ये गठबंधन सरकार बनाने की संभावना जो ना दोस्तों किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो मतलब बहुदलीय व्यवस्था में होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो दल बदल कानून है ना दोस्तों किस पर लागू होता है? तो संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना प्रश्न ये रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव को मतलब राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, वही आपको बताना, ठीक है। तो फ्रेंड ये राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, वही आपको बताना। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो है ना दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न को ध्यान से, यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था, ठीक है। यानी कि कब हुआ था दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन, फटाफट से बताइए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों 1900 कितना में होगा दोस्तों 163 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था दोस्तों, फटाफट से बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है दोस्तों, ढीली होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य दर्जा प्राप्त नहीं है। सॉरी यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जो ना दोस्तों विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो फ्रेंड ये जो जम्मू कश्मीर है ना दोस्तों इसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब मजबूत जनपद। ये ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। यानी कि किस पर रहता है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना कार्यरत किस में रहता है दोस्तों, वही आपको बताना है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में होता है या फिर कृषि क्षेत्र में या फिर किस में होता है, तो फटाफट से बताइए। तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना दोस्तों किस देश में होता है, किस में होता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे बीमारू राज्य कौन है, कौन नहीं है यहाँ पे होगा, ठीक है। कौन नहीं होगा बीमारू राज्य, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के रूप में जो है दोस्तों महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों, वही आपको बताना है। फटाफट से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या लगता है, तो सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो ना दोस्तों किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइए। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पार्ले जो है दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यान से प्रश्न को क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो WTO होती है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या क्या है देखिएगा, फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला है और नोकिया। यानी कि ये सभी जो है ना दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड
देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नई आर्थिक नीति में जो ना दोस्तों किसे सम्मिलित किया गया है वही आपको बताना है। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और ये निजीकरण को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण की मुख्य घटक क्या किया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा स्वास्थ्य सेवा है, आवास है और ये शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी कि ये सभी है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मानव अधिकार अधिनियम, मतलब भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था। ठीक है, तो 1993 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में है। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या चीज होते हैं दोस्तों, सार्वजनिक टेलीफोन होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न में से ही पूछे जाएंगे कल के एग्जाम में। यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो संसाधनों के संरक्षण यानी कि खोज के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो समुद्र में आती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी सिंपल प्रश्न है, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड बाढ़ के समय जो ना दोस्तों कहाँ पे जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो फ्रेंड इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, वही आपको बताना है। तो ठंडा पानी डालना चाहिए, यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानी जाती है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या लगता है। तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली तरंग होती है ना दोस्तों, इसको किस नाम से जानी जाती है। तो पी तरंग के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने की थी, मतलब किसने दी थी, वही आपको बताना है। तो हार्टली विदर्स ने दी थी। ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, ये मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी। तो हार्टली विदर्स ने दी थी। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शाखा का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड शाखा का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या क्या होते हैं, विश्वास करना होते हैं और ये लीन लौटाने की क्षमता होती है, यानी कि दोनों होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आधुनिक मुद्रा का रूप कौन है, वही आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये कागज के नोट जो है ना दोस्तों आधुनिक मुद्रा के रूप है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना। और दोस्तों ये कागजी मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो चीन देश में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो फ्रेंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो फ्रेंड मुद्रा का आधुनिक रूप कौन नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे रहता वस्तु विनिमय प्रणाली, ये जो है दोस्तों मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो मुद्रा है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, मुद्रा होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, फटाफट से बताइए। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले अनुमान लगाया था ना दोस्तों, किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाई थी। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे रहन सहन के प्रभाव को कौन प्रभावित करता है, स्तर को कौन प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो 25,494 रुपये थे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। और दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने कितने वर्ष, मतलब भारत में अंग्रेजों ने कितने वर्ष शासन किए थे, तो 200 वर्ष शासन किए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों क्लास को आप जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों आपको स्किप नहीं करना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो ना दोस्तों किसे शामिल किया गया है, वही आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है। तो फ्रेंड प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो ना दोस्तों आयकर को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड उद्योग क्षेत्र को जो ना दोस्तों द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड ये सेवा क्षेत्र को जो ना दोस्तों तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता जो है दोस्तों किस पर निर्भर करती है, फटाफट से बताइए। तो नागरिकों की सहभागिता पर किस पर निर्भर करती है। इसका जो सही और सटीक आंसर लगता है ना ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी। तो 10% थी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, बंगला है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड वर्तमान में भारत में जो ना दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड ये जो चंडीगढ़ है ना दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जो है ना दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल के एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, फटाफट से बताइए। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ठीक है, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत है। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत यानी कि किस राज्य से शुरू किया गया था। तो ये जो ना दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे
प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ, तो ये आपको बताना है, तो सैडोन में हुआ था। यहाँ पे डी ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मजदूर दिवस है ना दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को जो ना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो दास कैपिटल को जो ना दोस्तों समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई थी ना 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे वही आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो उड़ीसा में है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, मतलब मतलब किसने किया था। ठीक है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार कब किया गया था वही आपको बताना है। मतलब कब, मतलब कहाँ पे हुआ था दोस्तों, किसने किया था वही आपको बताना है। ठीक है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए किसने किया था, तो जेम्स वाट जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट लेवल के हैं पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ना दोस्तों, ये किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो रूस देश के सहयोग से खोला गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो रेशम मार्ग से होता था दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो ना दोस्तों किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो ये श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और ये कृषक वर्ग, यानी कि ये सभी वर्ग का शोषण हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक है, तो फ्रेंड ये रूसो जो ना दोस्तों कहाँ का दार्शनिक है, फटाफट से बताइए। ये जो ना दोस्तों कहाँ का दार्शनिक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, तो फ्रांस का दार्शनिक है रूसो। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन देश से हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराएगी, आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो मार्टिन लूथर ने कहा था, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो फ्रेंड ये सोपानी कृषि जो ना उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, अधिक सिंचाई है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, फटाफट से बताइए। एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो ना दोस्तों बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, फटाफट से बताइए दोस्तों। भारत के किस राज्य में वन का
सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों वन का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी कि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 वर्गों में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पता नहीं ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, यानी कि ये सभी कारणों से सबसे पहले जो ना दोस्तों सूती मिल मुंबई में ही स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों ये कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड गंडक परियोजना का निर्माण जो है दोस्तों किस स्थान पर हुआ वही आपको बताना है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड ये कुशेश्वर स्थान जो है दोस्तों दरभंगा जिले में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है। तो फ्रेंड ये कांवर झील जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये जो ना दोस्तों कहाँ पे कौन सा नगर में स्थित है, पटना नगर में स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड ये रेल वर्कशॉप जो ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो है ना यहाँ पे टोटली 240 MBBI यहाँ पे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं, जो कि कल के एग्जाम यानी कि 16 फरवरी के दिन जो ना दोस्तों 110% पूछे जाएंगे। इसीलिए जो ना आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रात भर का ही समय है, तो फटाफट से एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे रात्रि 9 बजे और एक क्लास होगी, उसमें भी हम लोग 240 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। ये दोनों क्लास को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जो ना दोस्तों रातों रात यहाँ पे जो ना दोस्तों सामाजिक विज्ञान को लूट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम पढ़ाए ना दोस्तों ये सभी प्रश्न है सामाजिक विज्ञान यानी कि कल का पेपर का यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट है, यानी कि उसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब उसी में पूछे जाएंगे। ठीक है, हूबहू यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए ना इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।